हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हमारा पॉलिटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से डेवलप हुआ है, जो प्रेजेंट शेप में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है फॉलो किया है, उसी को हमने अपनाया है। जो प्रेजेंट पोजीशन है हमारी पॉलिटी की, जो हमारा गवर्नमेंट फंक्शनिंग है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे वो शेप हुआ है अभी तक, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कि वो जो एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो एक्ट्स पास हुए थे वो 1773 से लेके 1853 तक के हैं, ठीक है, 1773 से लेके 1853 तक एक्ट्स पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन। अब देखिए, ब्रिटिश क्राउन, इसके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन होती है 1857, ठीक है, 1857। उसके बाद जो एक्ट्स होते हैं वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है 1857 के बाद, और वो पास करती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा एक्ट्स पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक, तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, ठीक है। अब देखिए, एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये स्टार्ट होते हैं 1773 से लेके 1853 तक, ठीक है। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 elevated the governor of Bengal, Warren Hastings, to the Governor General of Bengal and subsumed the presidencies of the Madras and Bombay under the Bengal control, ठीक है, बंगाल ये कंट्रोल में जो है उसके अंडर कंट्रोल ला देती है। इसमें क्या होता है, 1773 का कुछ एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, बंगाल के गवर्नर होते हैं, अब ये फैक्चुअल चीज़ है, गवर्नर कौन होते हैं बंगाल के, ये होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहली चीज़ क्या होती है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनका कंट्रोल जो है बंगाल को दे दिया जाता है, क्योंकि बंगाल पहले गवर्नर थे, अभी उनको गवर्नर जनरल बना दी गई, उनका जो है पोजीशन थोड़ा और जो है उठा दिया गया, यानी कि उनको ज़्यादा पावर दे दी गई। और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको कंट्रोल में दे दिया गया बंगाल के, क्योंकि बंगाल को पावरफुल बना दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 टू असिस्ट इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजंस, ठीक है। तो देखिए, ये जो गवर्नर, अब गवर्नर जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए, गवर्नर जनरल बन गए तो उनको कुछ डिसीजंस और कुछ पावर्स उनके पास और आ गई, तो उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई टू असिस्ट हिम मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजन, सब में जो है 4 मेंबर की काउंसिल गवर्नर जनरल को अब असिस्ट करेंगे, विच वुड बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल, ठीक है ना। जो डिसीजंस होंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कैसे होंगे, मेजॉरिटी जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी ज़्यादा जहाँ पे मेजॉरिटी होगी वही डिसीजंस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, ठीक है, जब टाई का कोई केस आता है तभी गवर्नर जनरल जो है वोट कर पाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जो डिसीजंस होगा वो जो है हमारा जो काउंसिल है उसी के मेजॉरिटी के डिसीजन से लिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, अब ये हमारा पहला हो गया। पहला क्या हो गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के, और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज हैं उसके कंट्रोल कर दिया गया, किसके, बॉम्बे के, ठीक है ना। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर आ गई तो उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, ठीक है, जो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजंस में इनके हेल्प करेंगे, और मेजॉरिटी जो होगा, जो डिसीजन होगा वो काउंसिल के मेजॉरिटी से ही लिया जाएगा। टाई के केस में गवर्नर जनरल जो है वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विच हैड अ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस वॉज एस्टेब्लिश्ड एट अ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, ठीक है। तो देखिए, एक तो पहले हमारा हुआ गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें क्या था कि एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ये जो है बनाया गया नया कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे, ठीक है। कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स कैलकाटा में, फोर्ट विलियम्स कैलकाटा में। तो 1773 का एक्ट था और 74 में जो है ये जो है स्टैब्लिश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ द 1773। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तीसरी चीज क्या हुई कि जो है कंपनी के जो लोग थे, जो सर्वेंट थे, है ना, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनीज वर बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी गिफ्ट फ्रॉम द नेटिव्स, ठीक है। उनको कहा गया कि कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कोई ब्राइब आप अपने नेटिव से नहीं लेंगे, ठीक है, आपको जो है ये अलाउ नहीं है। दूसरी चीज क्या हुई, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर द कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनका जो है थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया, किसको,
कंपनी को कंट्रोल किया, कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बैठा के, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थे, यानी कि अब कंपनी को गवर्न करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो कंपनी की रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट करेंगे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाके। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इतनी चीजें हुई हमारे 1773 के एक्ट में। क्या हुआ? पहला, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। देखिए सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास से छीन के बंगाल को दे दी गई, यानी गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उनको दे दी गई। पहली चीज तो ये हो गई। इसमें उसके बाद 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री जो मैटर्स हैं, जो अफेयर्स हैं, उसमें जो है इनको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल जो होंगे, और मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी में मतलब काउंसिल की मेजॉरिटी जो होगी वहां पर डिसीजन लिया जाएगा। टाई के जब केस होगा तो जो गवर्नर जनरल होंगे वो वोट दे देंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहाँ पे? कैलकाटा में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाया गया 1773 के एक्ट से 1774 में, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि एक जो है चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे उनके सपोर्ट में, ठीक है। इसके बाद जो है जो कंपनी के लोग थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से जो है रोक दिया गया कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते। जो नेटिव लोग हैं उनसे कोई ब्राइब, गिफ्ट ऐसा कुछ आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी होंगी, ये सिविल, मिलिट्री और आपका जो है रेवेन्यू के मैटर्स को जो है ये बता देंगी जाके तुरंत, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी कि जो भी आपका मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू का जो है रिपोर्ट है वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी कि अब एक आई और है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी सारी जो इश्यूज हैं कंपनी की वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1773 का एक्ट। अब नेक्स्ट हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उनकी कॉमर्शियल फंक्शंस क्या है, उनके पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है, ये जो है डिस्टिंग्विश करता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ये अलग करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड फॉर द पॉलिटिकल मैटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द कॉमर्शियल मैटर, ठीक है। तो कॉमर्शियल मैटर के लिए कौन होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और पॉलिटिकल मैटर के लिए होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो 2 बॉडी बनाई अलग अलग। एक तो हमारी थी कॉमर्शियल मैटर को देखने के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, और जो आपका जो है पॉलिटिकल मैटर को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज कंप्राइजेज ऑफ 6 पीपल। तो जो पॉलिटिकल मैटर को देखने वाले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको जो है 6 मेंबर्स उसमें बनाए गए। हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक्ट है 1786 का एक्ट, ठीक है। 1786 का एक्ट क्या है? इट प्रोवाइडेड दैट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इट प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल कुड overrule his council in the matters of importance affecting the safety, peace or interest of the empire in India। अब देखिए मैंने बताया था कि 4 मेंबर की काउंसिल थी गवर्नर जनरल की और मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाता था, लेकिन 1786 में हुआ कि जो अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू, कोई इंपॉर्टेंट मैटर आता है जो रिलेटेड है सेफ्टी और पीस और इंटरेस्ट के एम्पायर के, है ना, इंडियन कौन से ब्रिटिश एम्पायर के, इंडिया में अगर ब्रिटिश एम्पायर का जो है कोई डिसीजन, कोई इंटरेस्ट इंडिया में अगर अफेक्ट होता है तो वो जो है उसकी डिसीजन जो है उसका वो गवर्नर जनरल का डिसीजन माना जाएगा। अगर जब गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजंस को ऐसे मैटर्स पे जो इम्पोर्टेंट जो है इंटरेस्ट का हो, किसके इंटरेस्ट का, एम्पायर के इंटरेस्ट का, ठीक है। गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड द पावर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, तो जो गवर्नर जनरल है उनको पावर दे दी गई कमांडर इन चीफ की। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दीज पावर्स, ठीक है। तो ये जो पावर थी, पहला जो है कौन सा पावर था, ये पावर ये कि कौन जो है मतलब ये जो ओवरराइड करने वाला है कि अगर काउंसिल ने कोई डिसीजन दे दिया तो गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स का, और कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स जो ब्रिटिश जो एम्पायर के इंटरेस्ट की इंडिया में है, ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। वो ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये वाला एंजॉय किया, कमांडर ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। तो वही कमांडर इन चीफ का पावर जो है इन्होंने क्या किया, ये जो है एंजॉय किया, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्दर एक्सपेंडेड द कंपनीज मोनोपोली फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स।
अब 1793 का जो चार्टर था वो क्या करता है, कंपनी की मोनोपोली जो है ये जो है 20 ईयर्स के लिए बढ़ा देता है। कंपनी की मोनोपोली मतलब है आपका पूरा अधिकार है, आप वहाँ पे स्वच्छंद रूप से ट्रेड कर सकते हैं, तो ये जो है 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजंस फॉर 1 लाख रुपीज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपीज का प्रोविजन किया गया था फॉर इंडियन एजुकेशन, ठीक है, फॉर एजुकेटिंग इंडियन पीपल। तो इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। 1813 for the first time made provision for 1 lakh rupees per year to be spent on the education, ठीक है, for Indians. It needed the company's monopoly. It ended the company's monopoly over trade. Although the monopoly over trade of the tea and trade with China continued. तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दो चीज़ें हुई हैं, यहाँ से फिर से देख लीजिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, 1813 में दो चीज़ें हुई। पहले तो 1 लाख रुपए दे दिया गया कि जो है इंडियन के लिए, इंडियन को एजुकेट करना है, तो 1 लाख रुपीज़ अलॉट कर दिया गया। पहली तो ये हुई। दूसरी क्या हुई? दूसरी ये हुई कि जो मोनोपोली था ओवर ट्रेड इट वाज एबॉलिश्ड, ठीक है, इट वाज एंडेड, बट द मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ द टी एंड द ट्रेड विद चाइना वाज कंटिन्यूड। चाइना के साथ ट्रेड और टी का जो मोनोपोली था वो अभी भी खत्म नहीं किया गया, वो कंटिन्यू ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 1833 का चार्टर, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए 1813 और 33 में कंफ्यूज हो गया। 13 में ही जो है हमारा चाइना से जो ट्रेड हुआ था उसको क्या कर दिया गया, चाइना से ट्रेड कंटिन्यू किया गया और टी से कंटिन्यू, बाकी जितने भी ट्रेड थे उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया। और दूसरा है कि दे अलॉटेड 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेटिंग इंडियन पीपल, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इशू हुए थे कि 1 लाख इतना बड़ा अमाउंट क्यों जो है किया जा रहा है, बल्कि 1 लाख उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था किसी कंट्री को जो है अलॉट करने के लिए एजुकेशन के लिए। फिर भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें हुई थी कि इंडिया में इतना पैसा क्यों खर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 1833 का चार्टर है, क्या कहता है, गवर्नर जनरल जो बंगाल के होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ है 1773 के एक्ट से, यानी कि जब गवर्नर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उसके अंडर जो है कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 1833 में क्या किया गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल पीक पे थी अपने, ठीक है। अब जो है पूरे इंडिया के को एक इंडिविजुअल कंट्रोल करने वाला हो गया एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं तो इनको कुछ पावर और बढ़ानी ही थी, तो सिविल और मिलिट्री जितनी भी पावर्स थी ये जो है इनको दे दी गई, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटक, ये फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटक जो थे became the first governor general of India. It ended the activities of East India Company as a commercial body which became purely administrative body, ठीक है। तो कॉमर्शियल बॉडी जो थी अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो है क्या हो गया, ये एंड कर दी गई एक्टिविटीज और ये प्योरली अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक है। कॉमर्शियल बॉडी की जगह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। अ लीगल मेंबर, 4th मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। तो एक जो लीगल मेंबर थे जो चौथे मेंबर थे, ठीक है, 4th मेंबर थे, उनको ऐड कर लिया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है। और वो कौन थे, वो मैकॉले थे। मैकॉले वाज द फर्स्ट लीगल मेंबर, ही वाज द फर्स्ट लीगल मेंबर। एंड नाउ वी विल कम टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या होता है, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1853 का जो चार्टर है, देखिए हमारे यहाँ जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कहाँ पे सेपरेट किया गया, आर्टिकल 50 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चार्टर एक्ट जो है यही ओरिजिन थी यहीं से, ठीक है। 1853 जो है वो सेपरेट कर देता है फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर देता है एंड इट एस्टैब्लिश्ड है। पहले क्या थी, पहले जो हमारी काउंसिल थी वो काउंसिल जो थी एक्चुअली वो एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है ना। जो 1773 में जो काउंसिल थी इट वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, बट दे एक्ट as they perform the work of the legislature also. So they were executive primarily, but they were performing the functions of the legislature also, ठीक है। तो वो दोनों का काम करते थे। बट यहाँ पे आते 1853 में it further bifurcated the legislative and executive functions of the governor general's council, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, बाइफर्केट कर दिया हमने, मीन्स ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग। और देखिए पहली बार
ठीक है, पहली बार एक सेपरेट जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, क्योंकि अलग हो गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो जो एक लेजिस्लेटिव वाला पार्ट था वो एक मतलब सेपरेट इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना फॉर लॉ मेकिंग। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स को के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये जो है एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखिए ये 1833 में ही किया गया था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने उनके जो है अगेंस्ट होने की वजह से ये पास नहीं किया गया, फाइनली 1853 में आया। अब देखिए ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हम लक्ष्मीकांत कवर करेंगे, मैं जल्दी इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। हम जब स्टार्टिंग से हमने किया था तो हमने कहा था कि दो तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का हुआ था। पहला तो हुआ था जो हमारे कंपनीज के ने जो एक्ट्स पास किए थे। ठीक है, तो ये कब से कब पास किए थे, देखिए यहाँ पे ये 1773 से लेके 1853 तक। उसके बाद जो पहला जो दूसरा पार्ट था वो हमारा था ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो एक्ट्स पास हुए थे। ठीक है, तो एक्ट्स पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और ये हुआ था 1858 से लेके 1947 तक, हम जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। ठीक है, 1858 से 1947 तक। तो चलिए देखते हैं। देखिए ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ठीक है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो ब्रिटिश क्राउन है उसने डिसाइड किया कि सोवरेनिटी जो है ओवर इंडिया, ठीक है, अज्यूम द सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने हाथ में, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है 1858 के एक्ट से। द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रीनेम्ड एज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि अब देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो गवर्नर जनरल से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक वायसराय ऑफ इंडिया, एक नई पोस्ट बना दी, वायसराय नाम दे दिया उनको। ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो उनको किसी और के थ्रू ब्रिटेन जो है गवर्नमेंट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वो खुद ही डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, तो पहले हमारे वायसराय कौन थे आपको पता होगा, पहले वायसराय कौन थे, तो ही वॉज लॉर्ड कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिन 1858 से 1862 तक चले वो, लॉर्ड कैनिन थे। बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स केम टू एन एंड। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल मैटर को। ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है ना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है, वहीं पे हमने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको खत्म एंड कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है अब। अ न्यू पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एक न्यू पोस्ट बनाई गई, इनकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was created। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनके पास दोनों ही पावर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, दोनों ही पावर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई। बहुत ही पावरफुल जो है एक आपका ऑफिस बनाया गया। एंड इट वाज एसोसिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, असिस्टेड, ये जो है असिस्ट किए गए 15 मेंबर्स की काउंसिल से थे। 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, इनकी काउंसिल में 15 मेंबर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। एंड ही रिसीव द पावर सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जो पावर्स थी दोनों की ये इनके हाथ में आ गई। द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज टू बी advisory in nature. In most cases, the initiatives and the final decisions remain with the Secretary of State for India. अब देखिए जो 4 मेंबर की पहले काउंसिल थी तो क्या था, काउंसिल वो जो है मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे थे ना काउंसिल के, और टाई के केस में वो गवर्नर जनरल वोट किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस था वो क्या था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही ले रहे थे। बट ये जो एडवाइजरी नेचर था काउंसिल का, काउंसिल एडवाइजरी सिर्फ रह गई कि सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, बाकी डिसीजन जो फाइनल होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही लेंगे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अब देखिए 3 काउंसिल एक्ट्स आए थे इंडिया में। पहला हमारा है 1861 का। इट इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, पहली बार, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियंस के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये जो है एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक मतलब ऐसा नहीं, शैडो था इंडिया को। ये बताया जा रहा था कि आपको हम पावर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अल्टीमेटली इंडिया को कुछ मिला नहीं था। बट फिर भी अगर हम ये कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1861 के एक्ट से थोड़ा सा जो है इंडिया को रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग में मिला।
ठीक है। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड दस इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट। देखिए क्या होता है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो इंडियंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया, और पहली बार द एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग द लॉज, ठीक है। और किसी भी लॉ को बनाने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए जो पावर्स थी, पावर्स ऑफ द प्रोविंस मद्रास एंड बॉम्बे की रिस्टोर कर दी गई। दस इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1961 में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, 1861 है ये, 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द एक्ट empowered the viceroy to issue ordinances in case of emergency। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि इमरजेंसी के केस में जो ऑर्डिनेंसेस जो इशू करने का पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 1861 में ही स्टार्ट हुआ। विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 months। तो अब अभी भी यही है कि जो इमरजेंसी है ना, ऑर्डिनेंस है, इमरजेंसी के केस में 6 महीने तक जो है एक बार में 6 महीने तक रह सकती है, ठीक है। इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब पहला हमारा था 1861, दूसरा है 1892। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है। अब देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, अभी तो जो मेंबर्स थे इंडिया लॉ मेकिंग में, तो इंडिया को इंक्लूड कर दिया गया था 1861 में। अब 1892 में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। किसकी? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। कहाँ पे? सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों में। बट नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते थे उनका बहुत कोई काम नहीं होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको कोई पावर नहीं थी, बस ऐसे डमी ही थे वो लोग, ठीक है। बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, लेकिन ऑफिशियल जो मेजॉरिटी थी वो मेंटेन रखा गया, ठीक है। ऑफिशियल मेजॉरिटी को हटाया बढ़ाया नहीं गया, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी in them, ठीक है। द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए 1892 में एक क्वेश्चन पूछने के लिए जो है, और बजट पे डिस्कशन करने के लिए ये जो है थोड़ा सा पावर दे दिया गया इनको, ठीक है, अथॉरिटी दे देगी कि इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था, बट एक प्रिंसिपल था जो इलेक्शन का, वो जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया थ्रू द वर्ड इलेक्शन वाज वेरी केयरफुली अवॉइडेड इन इट, ठीक है। तो एक जो मतलब एक शैडो था जो इलेक्शन का, वो तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल और ये बहुत ही जो है केयरफुली जो है इसको अवॉइड किया गया, इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया। द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909 इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मिंटो वॉज द वाइसरॉय एंड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी एट द टाइम, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, ठीक है। तो पहली बार जो है इंडियंस को जो है ये किया गया कि इंडियंस जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय और गवर्नर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कौन थे? पहले मेंबर थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे। वाइसरॉय के अभी देखिए, अभी ये सब नहीं किया गया था, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कभी टच नहीं किया था इन लोगों ने, ठीक है ना। जो है 1861 में इनको थोड़ी सी पावर दे दी थी, वो लॉ मेंबर, इंडियन एज अ लॉ मेंबर रिक्रूट किया गया था, ठीक है। बाद में इनका नंबर और बढ़ा दिया गया है ना 1892 में। 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, जो इसमें क्या किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इनको जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करा दिया गया। ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। द फंक्शन एंड द साइज ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस आर इनलार्ज्ड। देखिए जो फंक्शंस थे, फंक्शंस एंड द साइज ऑफ द लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर इनलार्ज्ड, ठीक है। तो फंक्शंस भी और साइज भी, ठीक है, फंक्शंस एंड साइज दोनों ही जो है सेंटर और प्रोविंसेस में क्या क्या कर दी गई, इनलार्ज कर दी गई। जो हमारे इंडियंस थे, मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर गिवन द राइट ऑफ डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। अब डिस्कशन नहीं कर सकते थे। अभी देखिए यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते थे, राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, राइट टू डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और राइट ऑफ डिस्कशन दे दिया गया है। द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये बहुत ही मतलब एक जो है इसमें एक इवेंट हुआ जिसको कहते हैं इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया कि आप जो है मुस्लिम्स को, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वही जो है इलेक्ट कर पाएंगे। हैंस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनको जो है कह दिया गया कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अब 1909 हमारा ओवर हो गया। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है नोन एज द मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। 1919 को क्या बोलते हैं, मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। पहली बार जो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, सॉरी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो 1909 में आ गया। ये जो मुस्लिम्स थे उनको जो है क्या कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, बट एक्सपेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। मुस्लिम्स के अलावा 6 इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सभी लोग को अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया, ठीक है। तो इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एज सेंटर, तो याद रखिएगा सेंटर में बाई कैमरलिज्म 1919 में सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट को जो है अलग कर दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बनाए। इट इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। Introduced diarchy at provinces. Provincial subjects were further divided into 2 parts, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला था हमारा ट्रांसपोर्ट और दूसरा रिजर्व, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और रिजर्व, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और यूज, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का यूज पहली बार 1919 इन द एक्ट ऑफ द 1919, ठीक है। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, द वर्ड responsible government was used for the first time. Under the act, commission was to be constituted after 10 years which will review the working of this act and present its report. तो एक जो है एक कमीशन का establishment किया गया कि after 10 years the commission will review the working of the act of the मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। जो रिफॉर्म हुए थे उसका जो है क्या किस तरीके से काम किया, ये 10 साल बाद कोई आएगा और वो जो है चेक करेगा। In November 1927, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon, ठीक है। सर जॉन साइमन के जो है अध्यक्षता में या उनकी जो है मेंबर जो वो जो है चेयरमैन थे, उनके जो है चेयरमैनशिप में 7 मेंबर्स का एक ग्रुप आता है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन आता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन, ठीक है। क्या सॉरी इसको थोड़ा सा किस लिए आता है ये, under the chairmanship of John Simon, report the condition of India under the new constitution, ठीक है। और that was what was the ये Montaigu-Chelmsford was that constitution which इसको रिव्यू करने के लिए है ना, फॉर रिव्यूइंग ऑफ द मोंटेगू-चेम्सफोर्ड जो हमारा ये आता है नया साइमन कमीशन रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन एक कमेटी होती है, ठीक है। द साइमन कमीशन वाज हेंस कॉल्ड एज दिस कमीशन वाज हेंस कॉल्ड एज अ साइमन कमीशन बिकॉज साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, थोड़ी सी आवाज़ बैकग्राउंड में हो रही होगी, ठीक है। आप जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो देखिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। 1935 जो है प्रोवाइड करती है ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स यूनिट्स, ठीक है। तो एक फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात होती है, फेडरेशन बनाया जाएगा और क्या कौन कौन उसमें होंगे, तो फेडरेशन में होंगे हमारे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरेशन होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन होगा, इसमें जो है प्रोविंसेस भी होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे हैं, ठीक है ना। हमारे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों ही होंगे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर,
ठीक है, सेंटर में डायरकी स्टेब्लिश करता है 1935 एंड एबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में डायरकी हटा लेता है। याद रखिएगा 1935 में क्या होता है, सेंटर में डायरकी लाता है और प्रोविंसेस में हटा लेते हैं। ठीक है, सेंटर में डायरकी आ जाता है और प्रोविंसेस में डायरकी हट जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई का भी गठन यहीं पे होता है, टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स। अब यहाँ पे हद हो जाती है। ठीक है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो स्टार्ट हुआ था 1909 में, ठीक है, मॉडल मिंटो में, फिर माउंटेगू चेम्सफोर्ड 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। सिख लोग और जो है उनको जो है शेड्यूल कास्ट, उनको सिख लोगों को इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड 1935 में और एक्सटेंड, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और विमेन और लेबर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। अ फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। ठीक है, एक फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1773 में हुआ था। ठीक है, कैलकाटा में एक फेडरल कोर्ट बनता है 1935 के एक्ट से 1937 में। दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस एक्ट से बर्मा को जो है इंडिया से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर होता है दो नए प्रोविंसेस, सिंध और उड़ीसा, दो नए प्रोविंसेस बनाए जाते हैं। इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरलिज्म इन द 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 को बाई कैमरलिज्म बना दिया जाता है, 2 हाउसेस हो जाती हैं, अपर एंड लोअर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन ऑन द 15th। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 जो होता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री जो है क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, घोषित कर देता है। ठीक है, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि वाइसराय का जो ऑफिस होता है ना, वो अबॉलिश कर दिया जाता है, वाइसराय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल जो है अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर ईच डोमिनियन, है ना, हर डोमिनियन के लिए, यानी कि 2 डोमिनियन बनती है इंडिया एंड पाकिस्तान, तो दोनों के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं। माउंटबेटन हमारे यहाँ आते हैं एंड इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्परेस ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्परर ऑफ इंडिया वाला टाइटल खत्म हो जाता है फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। इसकी थियरी हमने पूरी कवर कर ली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।